नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर गोल्स पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त विजय और मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं मॉक टेस्ट 5 में पूछे गए मैथ के प्रश्नों का सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक आप एक भी मॉक टेस्ट नहीं दिए हैं तो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट होगी कि आप स्टडी फॉर गोल ऐप पे या फिर वेबसाइट पे हर संडे को 3 to 5 PM में मॉक टेस्ट दे सकते हैं। पहले ये मॉक टेस्ट जो है वो संडे के बाद हमेशा के लिए ओपन रहता था लिंक, लेकिन अब क्या है कि अब ये 3 to 5 PM के लिए ही ओपन रहेगी। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि हमेशा ओपन रहने से हम लोग को रैंक डिसाइड करने में दिक्कत आती थी और वीडियो का क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन का वीडियो है वो भी आप लोगों को लेट से मिलता था। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेरी था कि रैंक जो है प्रॉपर मैनर में नहीं आ रहा है और वीडियो का सॉल्यूशन आने में भी काफ़ी दिक्कत हो रही है। इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, टेस्ट जो है वो सेम टाइम में कंडक्ट होगी। इसके लिए हम लोग टेलीग्राम पे और स्टडी फॉर गोल ऐप पे एक आप लोगों का वोटिंग करवाया था, जिसमें मैक्सिमम लोगों ने वोट किया था कि जो सूटेबल टाइमिंग है टेस्ट के लिए वो 3 to 5 PM होगी। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का जो टेस्ट है वो हर संडे को 3 to 5 PM में होगी। ठीक है, मैं अगर पेपर 3 के लिए आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो हर संडे को आप 3 to 5 PM में दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हम लोग मैथ का सॉल्यूशन को करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं में 3:7 का अनुपात है, प्रत्येक में 5 जोड़ देने पे अनुपात 1:2 हो जाता है, तो प्रत्येक संख्या ज्ञात कीजिए। मान लिया जाए दोस्तों कि पहली संख्या जो है वो 3x है और दूसरी संख्या जो है वो है 7x। ठीक है, अगर दोनों में हम लोग 5 जोड़ देते हैं तो जो हमारा नया अनुपात आ जाता है वो होता है 1:2। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारा x का वैल्यू क्या आ जाएगा? x का वैल्यू आ जाएगा 5। ठीक है, x का वैल्यू 5 आ जाएगा, यानी कि हमारा संख्या क्या हो गया? पहली संख्या 3x, 3 × 5 जो कि हो जाएगा 15। दूसरी संख्या 7x जो कि 7 × 5 = 35। तो आंसर हमारा क्या हो गया? 15 और 35। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, एक माली 17,956 पेड़ लगाना चाहता है तथा उन्हें इस तरह से लगाना चाहता है कि वह उतनी ही पंक्तियां हो जितनी एक पंक्तियों में पेड़ों की संख्या है। ठीक है, तो एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या कितनी होगी? मान लिया जाए कि वो पेड़ों की संख्या, एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या x लगाना चाहता है, तो x × x हो जाएगा और जिसकी वैल्यू कितना दी गई है? 17,956। ठीक है, तो यहाँ से x² का वैल्यू कितना हो जाएगा? 17,956। तो x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? √17,956 हम लोग जानते हैं रूट निकालने की विधि। अगर 17,956 का रूट निकालना है, ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ देखिए, सबसे पहले हम लोग 2 डिजिट को हटा देते हैं। ये 6 है तो किसके स्क्वायर में यूनिट डिजिट पे 6 आता है? 4 और 6 के, है ना। अब इससे जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर हम लोग रखते हैं, कितना होगा? 169 किसका स्क्वायर होता है? 13 का स्क्वायर होता है। लेकिन डिसाइड करना है कि ये यहाँ पे यूनिट डिजिट पे 6 होगा या 4 होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसके जस्ट बड़े नंबर से इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है? ये आ रहा है 182। हाँ, 14 × 42, 14 × 14 = 18। ठीक है, 182 जो है इससे बड़ा है, 179 से बड़ा है ना, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे? ये छोटा नंबर लेंगे। मतलब अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पे इससे बड़ा आया तो फिर हम लोग छोटा नंबर लेते हैं। तो इसका जो रूट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 134। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 134। ये आप लोगों को ट्रिक पता होगा स्क्वायर रूट निकालने का, नहीं पता होगा तो आप स्क्रीनशॉट लेके रखना या फिर वीडियो को फिर से देखें, आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग 0.01024 0.01024
24 पे पावर 1/5 है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, सबसे पहले तो हम लोग डेसिमल को हटा देते हैं। डेसिमल को हटाएं तो ये 5 अंक के बाद डेसिमल है, 5 अंक के बाद तो यहाँ 5 जीरो तो आ गए, ठीक है। इस पे पावर 1/5 लिख सकते हैं हम लोग जानते हैं कि ये 1024 है, वो 4 पे पावर 5 है और ये 10 पे पावर 5 है, तो दोनों पे पावर 5 दे दिए, ठीक है। और बाहर जो है वो पावर 1/5 है। हम लोग जानते हैं इस तरह का अगर ब्रैकेट के बाहर पावर है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, कट जाएगा और ये 4/10 जो कि आ जाएगा 0.4, ये 0.4 आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, किसी छात्र को किसी संख्या का 1/15 करने को कहा गया परंतु उसने 1/3 कर दिया, जिससे उसका उत्तर पहले की तुलना में 16 अधिक आया। संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, मान लीजिए संख्या x थी, ठीक है। उसको करना कितना था, x/3, लेकिन कर कितना दिया, x/15, ठीक है। तो दोनों में अंतर कितना आया, 16। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 45 ये हो गया 12x = 16, ठीक है। यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 16 गुना 45/12। तो ये 4 से 3 बार में, 4 से 4 बार में, ये 3 से 15 बार में। तो संख्या कितना आ गया हमारा, 60। ओरिजिनल नंबर क्या हो गया मेरा, 60 आंसर हो जाएगा। देखिए ये HCF चैप्टर से क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको देखते हैं। पहले क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। यदि 34294 और 26841 में किसी 3 अंकों की संख्या से भाग देने पर समान शेष बचता है तो वह संख्या और शेष ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्या प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों का डिफरेंस लेंगे। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा 7453, ठीक है। हम लोगों को पूछा गया है कि वह 3 अंकों की संख्या क्या होगी। 3 अंकों की संख्या पूछा गया है ना, तो हम लोग इसको फैक्टर करते हैं, है ना। फैक्टर करते हैं तो अगर इसको फैक्टर करने पे आएगा 29 गुना 257। तो यही वो 3 अंकों की संख्या है जिससे अगर हम लोग इसको भाग देते हैं तो शेषफल कितना आएगा, शेषफल आएगा 113, ठीक है। आप 257 से दोनों में से किसी को भाग देकर देखिए, है ना, तो वो शेषफल जो आएगा यहाँ पे वो 113 आएगा, ठीक है। तो आंसर हमारा ये हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। क्वेश्चन है कि एक थैली में 1 रुपये का, 50 पैसे का और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात जो है वो 1:4:4 के अनुपात में है। यदि उनका मूल्य 200 है तो 25 पैसों की सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए पहले तो हम लोग कॉइन्स का रेशियो है वो कितना है, कॉइन्स का नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो कितना है, 1:4:4। और इसका मूल्य कितना है, मूल्य हम लोग देख लेते हैं। 1 रुपये का 1 और इसका हो जाएगा 0.5 और इसका हो जाएगा 0.25, है ना। तो एक अगर मान लीजिए कि हम लोग इसका रेशियो का सम बोले तो अनुपातिक सम जो है वो कितना हो जाएगा। यहाँ देखो 1 रुपये का 1 प्लस ये 2 प्लस ये वो 1, तो ये टोटल कितना हो गया। अगर हम लोग रेशियो को कंसीडर करें तो सम कितना आया मेरा, 4 आया, ठीक है। और 4 का ही वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे के रखा है, 200, ठीक है। तो 1 का वैल्यू कितना आ गया, 50। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इस रेशियो का जो अनुपात है ना उसमें हम लोग 50 से गुना कर देंगे तो हम लोग को सारे सिक्कों की संख्या पता चल जाएगी। जैसे कि यहाँ से अगर 50 से 1 को गुना करते हैं तो 1 रुपये के 50 सिक्के होंगे, 50 पैसे के 200 सिक्के होंगे और 25 पैसे के 200 सिक्के होंगे, ठीक है। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 200। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है कि रेनू, मीनू और सोनू 3 चचेरी बहनें हैं। रेनू और मीनू की आयु समान है। तीनों के आयु का योग सोनू के आयु से 5 गुना है, ठीक है। तो 3 वर्ष पहले रेनू की आयु सोनू की आयु से 3 गुना अधिक थी। 4 वर्ष बाद सोनू की आयु क्या होगी। मान लिया जाए कि ये रेनू और मीनू ये दोनों का आयु समान है x और हम लोग सोनू के आयु को क्या मान लिए, y, ठीक है। तो पहले कंडीशन के अनुसार तीनों के आयु का योग जो है वो सोनू के आयु का योग का 5 गुना है।
तो तीनों का आयु का योग कितना हो जाएगा, हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं इसको। x प्लस एक्स प्लस वाई, ये तीनों का आयु का योग हो गया, ये हो जाएगा 5 इंटू वाई, 5 टाइम्स सोनू की आयु। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 2x प्लस वाई इक्वल टू 5y, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x इक्वल टू 4y और x इक्वल टू 2y। यहाँ से एक रिलेशन हम लोग को पता चल गया। ठीक है, अब हम लोग को बोला गया है कि 3 वर्ष पहले रेणु की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी अधिक थी। तो ये हम लोग क्या करेंगे, 3 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। 3 वर्ष पहले रेणु की आयु कितनी थी, x माइनस 3 और सोनू की आयु कितनी थी, y माइनस 3। ठीक है, तो x माइनस 3 y माइनस 3 के कितने गुने हैं, 3 गुने अधिक हैं। तो इसको हम लोग 3 से गुना करेंगे, है ना। तो x माइनस 3 इक्वल टू आ जाएगा 3y माइनस 9, यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा 3y माइनस 6। तो अगर हम लोग x का वैल्यू, ये x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये 2y इक्वल टू 3y माइनस 6, यहाँ से y का वैल्यू कितना आ गया, 6, है ना। y का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। और x का वैल्यू कितना आ जाएगा, y का वैल्यू अगर हम लोग इसमें पुट कर देते हैं तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा हमारा 12। ठीक है, लेकिन x का वैल्यू नहीं, हम लोग को पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि 4 वर्ष के बाद सोनू की आयु क्या होगी। तो सोनू की आयु क्या है, प्रेजेंट आयु y है ना। और 4 साल बाद कितना हो जाएगा, y प्लस 4 हो जाएगा, है ना। तो 4 साल के बाद 6 प्लस 4 यानी कि 10 आंसर हो जाएगा। तो ये 10 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को करते हैं दोस्तों। 2 बर्तनों में दूध और पानी को क्रमशः 4:3 और 2:3 के अनुपात में मिलाया गया है। तदनुसार उन दोनों को परस्पर किस अनुपात में मिलाया जाए कि नया मिश्रण आधे दूध और आधे पानी के अनुपात में तैयार हो जाए। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड है एलिगेशन मेथड। आप लोगों को पता होगा क्या होता है एलिगेशन मेथड। इस तरह से प्यारे प्यारे 3 बर्तन हम लोग बनाएं। मान लीजिए कि इसमें जो मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो कितना है, 4:3 है। इसमें कितना है, 2:3 है। और क्वेश्चन में बोला गया है कि किस अनुपात में मिलाया जाए कि नया मिश्रण जो है उसमें आधे दूध और आधे पानी हो। तो इसमें दूध और पानी का रेशियो जो है वो 1:1 होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग पहले या तो दूध का मात्रा सब में निकाल लेते हैं या पानी की मात्रा निकालते हैं। हम लोग दूध का मात्रा लेके चलते हैं। तो क्या करते हैं, इसमें दूध का मात्रा कितना हो जाएगा, 4/7, है ना। 4:3 में है मिल्क, मिल्क का वैल्यू 4, मिल्क का मात्रा 4 है और टोटल कितना है, 7 है। इसमें 2/5 और इसमें 1/2 ये मिल्क। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं 4/7, 2/5 और 1/2, है ना। इसमें इसको घटा देते हैं, इसमें इसको घटा देते हैं। इसको घटाने के बाद 1/10 और इसको घटाने पे 1/14। ठीक है, तो हमारा मिश्रण में जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा, 1/10 अनुपात 1/14। इसको लिख सकते हैं 14:10। ठीक है, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 2 से दोनों को कैंसिल कर देंगे तो 7:5। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ये तरीका है एलिगेशन मेथड। अगला क्वेश्चन को करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि 11 संख्याओं का औसत 12 है। ठीक है, प्रथम 6 संख्याओं का औसत 15 है और अंतिम 4 संख्याओं का औसत 8 है। तो 7वीं संख्या ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले सम निकालते हैं 11 नंबर का, है ना। 11 संख्याओं का सम निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 11 गुना 12। हम लोग सम जानते हैं कि नंबर इंटू एवरेज होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 132। ठीक है, अब फिर से क्या करते हैं, हम लोग सम निकालते हैं फर्स्ट 6 नंबर का, है ना। फर्स्ट 6 नंबर का अगर हम लोग सम निकालते हैं तो वो कितना हो जाएगा, 6 गुना 15 जो कि आता है 90। ठीक है, अब हम लोग लास्ट सम निकालते हैं किसका, लास्ट 4 डिजिट का, लास्ट 4 नंबर का। तो कितना आ जाएगा, 4 गुना 8 यानी कि 32। तो हम लोग क्या करेंगे कि 7वां नंबर हम लोग को निकालना, वो कैसे निकालेंगे, ये दोनों को सम करके इसमें हम लोग माइनस कर देंगे। तो ये दोनों का सम कितना आता है, ये दोनों का सम करते हैं, सम करने के बाद ये आता है 122। ठीक है, तो हमारा 7th नंबर क्या हो जाएगा, 7th नंबर क्या हो जाएगा, 132
माइनस 122 यानी कि 10। अगला क्वेश्चन को कहते हैं दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल 65% मत प्राप्त हुआ और 900 मतों से विजयी हुआ। ज्ञात कीजिए कि मतदाताओं की सूची में कितने मतदाताओं का नाम दर्ज है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए कि जो विनर था उसको कितना वोट मिला, 65%। तो लूजर को कितना वोट मिला, 35%। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 30%। और 30% वोट से वो हारा है ना। तो 30% का वैल्यू दिया हुआ है हमारा 900। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 × 100, जो कि कितना आएगा, आ जाएगा 3000, है ना। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3000। इस क्वेश्चन को हल करते हैं कि संगीता ने सिलाई की 2 मशीन एक ही मूल्य पर बेची। पहली मशीन पर उसे 20% की हानि, दूसरी पर 25% का लाभ। यदि पहली मशीन 6250 की खरीदी गई हो तो दूसरी मशीन कितने रुपए में खरीदी गई थी। तो हम लोग जानते हैं कि CP इक्वल टू क्या होता है, SP × 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज, है ना। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम लोग इसके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि CP1 पहला मशीन का जो कॉस्ट प्राइस है उसको निकालते हैं, तो उसके लिए होगा SP × 100 बाय, और उसको कितने में बेचा है, 20% हानि में। तो यहाँ 100 - 20 यानी कि 80 हो जाएगा। और CP1 हम लोग को दिया हुआ है 6250। तो यहाँ से हम लोग SP निकाल देते हैं, SP जो दोनों के लिए समान है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 6250 × 80/100, ठीक है। तो ये 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, इसको हम लोग काटते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 8 × 40, 8 × 16, 8 × 4 20, 8 × 6 48, 8 × 2 50, ये 5000। SP हमारे पास कितना आ गया, 5000। हम लोग को क्या निकालना है, दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य ना, CP2 निकालना है। तो SP उसके लिए कितना हो जाएगा, SP हो जाएगा 5000 और ये 100 अब दूसरे मशीन को वो 25% लाभ पे बेचता है, यानी कि नीचे कितना होगा, 100 + 25 125। तो यहाँ से 25 × 100, 25 बचे, है ना। तो 5 से एक बार में ये चला गया, तो आ जाएगा 4000 रुपीज़। तो CP1 यानी कि दूसरे CP2 लोग को, मतलब दूसरे मशीन का जो खरीदी था वो कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन को करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, गांधी जयंती के अवसर पर गांधी आश्रम ने रेशम पर 25% की छूट की घोषणा की। यदि रेशम की एक साड़ी का विक्रय मूल्य जो है वो 525 है तो अंकित मूल्य कितना है। मान लीजिए कि अंकित मूल्य जो है वो 100 है, ठीक है। और 75% छूट जो देने के बाद सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। और 75 का ही वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है 525, ठीक है। तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 525/75 × 100। इसको हल करते हैं, 25 × 75, 25 × 100, ठीक है। और ये 3 से काटते हैं तो 175, है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाता है, 700। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 700। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक बैंक एक निवेशक को साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों में मूल निवेश की दुगनी राशि देता है, तदनुसार उस ब्याज का दर कितनी होगी। तो क्वेश्चन में समझने की बात यह है कि अगर 5 वर्षों में वो मूल निवेश की दुगनी राशि देती है, मतलब जो उसको 5 वर्षों में इंटरेस्ट मिला वो उसके प्रिंसिपल अमाउंट के बराबर है, मतलब उसके मूलधन के बराबर है। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो उसको इंटरेस्ट मिला 5 वर्षों में वो कितना होगा, P के बराबर होगा। और हम लोग जानते हैं साधारण ब्याज में I = क्या होता है, PRT/100, ठीक है, ठीक है। क्योंकि राशि जो है दुगुनी हो जा रही है, दुगुनी हो रही है मतलब क्या कि उसको उतना ही इंटरेस्ट मिल रहा है जितना वो पैसा इन्वेस्ट किया था। मान लीजिए P अमाउंट वो इन्वेस्ट किया था तो P अमाउंट उसको इंटरेस्ट के रूप में भी मिल रहा है। तो ये P हुआ और ये PR और ये टाइम कितना है 5, है ना, /100। तो ये P से P कैंसिल हो गया,
यहाँ से अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो r इक्वल टू आ जाएगा 5 से ये 20 बार में चला जाएगा, r इक्वल टू आ जाएगा 20%। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि 210 की राशि कर्ज पर ली गई जिसकी अदायगी 2 बराबर किस्तों में की जानी है। यदि ब्याज की अदायगी वार्षिक 10% चक्रवृद्धि दर पर की जाए तो प्रत्येक किस्त कितनी राशि के होंगे। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पहले टेस्ट में भी दे चुके हैं और कर चुके हैं। इसको करने के लिए क्या करते हैं, ये प्रिंसिपल जो अमाउंट हम लोग किस्त पे लगाते हैं, जो कर्ज की राशि है वो P इक्वल टू होता है, और उसको मान लीजिए x किस्त में चुका रहे हैं तो 1/r/100 है ना। इस तरह से x + 1 + r/100, ये जितना किस्त रहता है उतने बार ये चलता रहता है। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये तो फॉर्मूला था इसका। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, राशि कितनी है 210 है ना। अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं कि मान लीजिए किस्त की जो राशि है वो x है, तो 1/1 + 10/100। ठीक है, x डिवाइडेड बाय 1 + 10/100 पावर 2। इसको 10 बार में, यहाँ से भी 10 बार में, इसको हम सॉल्व करते हैं तो 210 x 10 + 1 11/10, ठीक है, प्लस x 11/10 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको हम लोग सॉल्व करने जाएँ ये हो जाएगा 210 और एलसीएम लेंगे तो ये 11/10 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे 11/10x + x ये आ जाएगा। ठीक है, ये 11/10 को हम लोग उधर गुना कर देते हैं तो 210 गुना 11/10 स्क्वायर है तो 11/10 गुना 11/10 कर दिए, और ये हो जाएगा टोटल 21x/10 है ना। इस तरह से इसको हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ से ये 1 0 से 1 0 चला गया, और ये 10 से इस 10 को हम लोग काट दिए। ठीक है, तो यहाँ से 21 से 21 चला गया, तो x का वैल्यू हमारा कितना आ गया 121। मतलब हम लोग की किस्त की जो राशि है वो कितनी होगी, वो 121 रुपये की होगी। अगला क्वेश्चन को हम लोग करते हैं दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन JSSC में लगातार पूछे जाते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन या तो टाइम एंड वर्क से पूछा जाएगा एक क्वेश्चन, या फिर पाइप एंड सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन है कि पाइप ए किसी टंकी को 20 मिनट में, पाइप बी किसी टंकी को 30 मिनट में, और पाइप सी उसी टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है। ये दोनों भर सकता है, ये सी खाली कर सकता है। यदि खाली टंकी में तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो वह कितने मिनट में भर जाएगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ना हम लोग उस टंकी का कैपेसिटी निकाल लेंगे, है ना। कैपेसिटी निकालते हैं हम लोग टंकी का। कैपेसिटी बोले तो उसका धारिता कितना है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग 20, 30 और 1 घंटा मतलब 60। ये 20, 30, 60 का ना एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 60, मतलब 60 यूनिट। हम लोग माने कि जो टंकी का धारिता है, कैपेसिटी है, वो 60 यूनिट है। तो ये जो है ABC 3 पाइप है ना। धारिता उसका कितना है, ये टंकी का 60 है। ये जो है वो 20 मिनट में खाली कर सकता है, मतलब इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 3 यूनिट पर मिनट, है ना। अब बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 यूनिट पर मिनट, और सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 1 - 1, क्योंकि ये खाली कर रहा है ना, यूनिट पर मिनट। ठीक है, तो टोटल जो है एफिशिएंसी वो कितना हो जाएगा, टोटल एफिशिएंसी होगा 3 + 2 + -1, यानी कि ये आ जाएगा 3, 2, 5 और 4। मतलब कि तीनों को एक साथ अगर खाली कर दिए तो वो 4 यूनिट पर मिनट वो खाली कर सकता है। 1 मिनट में 4 यूनिट भर सकता है, खाली नहीं कर सकता है, भर सकता है। ठीक है, 1 मिनट में वो 4 यूनिट भर सकता है। तो टोटल कितना है 60 यूनिट है ना, 60 यूनिट है, 60 यूनिट है, और उसको कितने देर में खाली कर सकता है, यूनिट पर मिनट, है ना। तो ये आ जाएगा 15 मिनट। हमारा आंसर कितना हो जाएगा 15 मिनट। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है, और उसके बीच की लंबवत दूरी जो है वो 18 सेंटीमीटर है। ये होते हैं, ठीक है, मान लीजिए ये 25 है, ये 20 है, और इसके बीच की जो लंबवत दूरी है वो कितनी है
18 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है एरिया का? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड 20 + 25 इंटू हाइट 18। इसे 2 से 9 बार में चला गया और ये 20 और 45 गुना 9, इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 405। तो आंसर हमारा क्या हो गया? 405 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग दोस्तों। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 48√3 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, तो भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। हम लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? √3/4 इंटू a²। ठीक है, और ये दे के रखा है 48√3। तो हम लोग इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो a² कितना हो जाएगा? 48√3 इंटू 4/√3। तो ये इससे चला गया, तो यहाँ से अगर a² कितना हो जाएगा? क्या आ जाएगा? 8√3 है ना। 8√3 कैसे आ जाएगा? देखो, इसको लिख सकते हैं हम लोग 64 इंटू 3 है ना। तो 64 का रूट कितना हो जाएगा? a का वैल्यू आ गया, a का वैल्यू 8√3। ये बेसिक कैलकुलेशन है, आप लोग कर सकते हैं आसानी से। अगला क्वेश्चन को करते हैं। एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी कर देने पर आयत का क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? ठीक है, तो 10% को हम लोग फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं? 1/10। हम लोग देखते हैं एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू एरिया होता है। तो पहले मान ली जाए कि लंबाई जो है वो 10 थी और चौड़ाई भी 10 थी, तो इसका एरिया कितना था? 100। अब क्या करना है कि लंबाई में 10% की वृद्धि करनी है। 10% मतलब 1/10, 10 का 10% बोलेंगे तो 1 होगा, तो 1 की वृद्धि की गई 11 हो गया। और चौड़ाई में 1% 10% की कमी, मतलब 10 का 10% 1, तो 1 की कमी की है तो वो 9 हो गया, यानी कि एरिया पहले 100 था, अब 99 हो गया। तो कितने की कमी हो गई? 1 की कमी। 1 की कमी 100 में, तो कितने प्रतिशत की कमी हो गई? 1% की कमी हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन को हल करते हैं हम लोग। क्वेश्चन में बोला गया है एक घनाभ का आयतन एक घन के आयतन का दोगुना है। ठीक है, यदि घनाभ की विमाएँ जो है वो 9 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो घन की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगी? हम लोग जानते हैं जो घनाभ का आयतन होता है ये क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 9 इंटू 8 इंटू 6। लेकिन बोला गया है कि जो घन का आयतन होगा ना, घनाभ का आयतन जो है वो घन के आयतन से दुगुना है। तो घन का आयतन क्या हो जाएगा? घनाभ का आयतन का हाफ हो जाएगा, 9 इंटू 8 इंटू 6/2, यानी कि बोल सकते हैं 9 इंटू 4 इंटू 6। ठीक है, ऐसा करने का मतलब ये था। अब घन का आयतन हम लोग जानते हैं वो क्या होता है? a³ इक्वल टू 9 इंटू 4 इंटू 6। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? a³ इक्वल टू 3 इंटू 3 और 6 को लिख सकते हैं हम लोग 3 इंटू 2 और 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2। ठीक है, तो यहाँ से a का वैल्यू क्या हो जाएगा? a का वैल्यू हो जाएगा 3 इंटू 2 यानी कि 6। और हम लोग जानते हैं कि घन का जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया ये क्या होता है? 6a²। तो 6 इंटू 6 इंटू 6 जो कि आ जाएगा 216। ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन को करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है कि 50 मीटर ऊंची मीनार के पाद से, पाद बोले तो उसके फुट से, है ना, ये इस तरह का मीनार है। ठीक है, ये लाइन थोड़ा सा ठीक से नहीं खींचा गया है तो इसको ध्यान दीजिएगा। ये 50 मीटर ऊंची मीनार है। अब इसके फुट से 50√3 के डिस्टेंस पे जो उन्नयन कोण है ना वो कितना है? मान लीजिए कि थीटा है, ज्ञात करना है हम लोग को। तो इसमें अगर हम लोग tan थीटा निकालेंगे, tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है? 50, बेस कितना है? 50√3, तो आ गया 1/√3। तो tan थीटा का वैल्यू 1/√3 कब होता है? tan 30 डिग्री, यानी कि थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा? 30 डिग्री। तो दोस्तों ये था मॉक टेस्ट 5 में पूछे गए मैथ के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको सारे सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा
दोस्तों, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं और कोशिश करते हैं कि वैसे ही प्रश्न आपको मॉक टेस्ट में दिया जाए जैसे कि जेएसएससी में पूछा जाता है। दोस्तों, बहुत ही जल्द मैं आप लोगों के लिए पूरे जेएसएससी के एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्नों का एक एनालिसिस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए मैथ का। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैथ में आप लोग 100% कैसे मार्क्स कर सकते हैं। मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों जिसमें आप 100% मार्क्स कर सकते हैं। जीएस में आप लोग कहीं ना कहीं छूट ही जाइएगा, ठीक है। तो मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर, ये तीनों सब्जेक्ट पे आप लोग ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है और आपका सिलेक्शन जो है इसी पे डिपेंड करेगा। क्योंकि लैंग्वेज पेपर में सारे कोई मार्क्स करेंगे और बाकी चीज़ भी रटने की चीज़ें हैं तो उसमें भी लोग बराबर ही होते हैं। तो आपकी जो सिलेक्शन का जो सबसे मेन फैक्टर है वो है मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर और साइंस को भी ऐड कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इस चीज़ को पेपर 3 में इस सब चीज़ को आप बहुत ही ध्यान दें, इस सब चीज़ों में, और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने का कोशिश करें। दोस्तों, आप लोग मॉक टेस्ट हर जगह देते रहें, मॉक टेस्ट देना बहुत ही आवश्यक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में हम लोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।